हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे आप सब। मेरा नाम है चिरंजीवी तिवारी। आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में सीजे एनर्जी। चलो बच्चों, हम लोग आज लाइफ प्रोसेस साइंस का आगे का जो हम टॉपिक है कवर करने वाले हैं। दिख रहा होगा आपको, रेस्पिरेशन टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन किसका, न्यूट्रिएंट्स का, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर इन अ सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये तो भाई रटा रटाया पूरा बुक का पूरा लाइन होता है। एकदम आसान शब्दों में समझो कि सिंपल सी बात है, हम जो भी चीज़ लेते हैं, फूड लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को क्या है भाई, उस न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट होना है एनर्जी के फॉर्म में, तभी हम काम कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं सिर्फ खाए जा रहे उसका कोई काम नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उस न्यूट्रिएंट्स को हमको कन्वर्ट करना पड़ता है एनर्जी के टर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। क्यों भाई, एनर्जी मिलेगा तभी जाके हमारे बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो हो, है ना भाई, उनको भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर मैं ऐसे हाथ उठाऊंगा तो हाथ उठाने के लिए भी यहाँ मसल्स की जरूरत पड़ती है ना। बिना मसल्स के यहाँ पर मसल्स काम करेगा तभी मेरा हाथ ऊपर आ रहा है। मसल्स ही नहीं होगा, है ना, मसल्स काम ही नहीं करेगा तो मेरा हाथ ऊपर कैसे आएगा। ठीक है, दूसरी बात, हमारे अंदर में डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, दिल जो है वो धड़क रहा है ना, तो बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते रहते हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा हमको, न्यूट्रिएंट से मिलेगा। ठीक है, लेकिन न्यूट्रिएंट से हमको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, गैसियस का हमारे बॉडी में एक्सचेंज होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो वही यहाँ पर सिंपल नहीं, थोड़ा कठिन लैंग्वेज में दिया हुआ है। ठीक है, उसको मैंने सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश किया है। द रेस्पिरेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो हम न्यूट्रिएंट्स खाए हैं उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं ना, हम सांस ले रहे हैं, तो जो हम न्यूट्रिएंट्स खाए हैं उसको, उस न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है, उसको ऑक्सीडाइज करना है इन प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम्स एट ऑप्टिमम टेम्परेचर इन द सेल। ये जितना भी चीज़ होता है हमारे सेल के अंदर में होता है। मालूम है ना, सेल क्या होता है, यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, टू रिलीज एनर्जी, किस लिए होते हैं, एनर्जी रिलीज करने के लिए। और वो एनर्जी कहाँ काम आता है, फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा हमको, न्यूट्रिएंट जो खाए हैं ना उसको ऑक्सीडाइज करने से हमको वहाँ से एनर्जी निकलता है। क्या बोला, न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करने से एनर्जी हमको मिलता है। देखो मैं बता रहा हूँ आसान से लैंग्वेज में, जो हम फूड लिए, न्यूट्रिएंट्स लिए भाई, खाए, और हम सांस भी ले रहे हैं, तो हमारे पास ऑक्सीजन भी है, तो हम फूड भी ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी ले रहे हैं। तो देखो क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना, CO2, कार्बन देखो ऑक्सीडाइज हो गया ना, है ना। फूड ऑक्सीजन दोनों लेते हैं हम लोग, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, वही तो हम बाहर निकालते हैं। हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसी को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है। क्या बनता है, एनर्जी बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और क्या बनता है, एनर्जी बनता है। फिर से बोल रहा हूँ, जो हम न्यूट्रिएंट्स लिए, फूड लिए और ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनता है। ठीक है, यही एनर्जी फिर हमारा बॉडी जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसी एनर्जी के कारण होता है। एनर्जी लिया, एक्टिविटी होगा फिर भाई हमारे बॉडी के अंदर में। अगर एनर्जी ही नहीं है तो हम क्या, हमारे बॉडी के अंदर में जो भी पार्ट्स है वो काम नहीं करने वाला, बिना एनर्जी के कोई काम नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये जो इक्वेशन दिया इसी को इसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स, समझना अच्छे से, जो न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, रिएक्शन करता है,
जो न्यूट्रिएंट्स फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है या फिर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं। देखो क्या लिखा है, द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अंडरगोइंग ऑफ ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। अंडरगोइंग ऑफ ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन मतलब ऑक्सीजन की मदद से जो फूड हम खाए हैं वो ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो वही ऑफ ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन लेते हैं उस समय ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है, तो ऐसे उस सब्सटेंस को, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ग्लूकोज, एग्जांपल के तौर पर ग्लूकोज, पता होगा ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, ये होता है ना, C6H12O6, है ना। तो जैसे हम कुछ भी खाते हैं फूड में तो उसमें ग्लूकोज तो प्रेजेंट होता ही है, और ग्लूकोज क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या होगा? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। ग्लूकोज यहाँ पर ऑक्सीजन की मदद से ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है वो क्या कहलाएगा मेरा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहलाएगा। तो जो भी फूड या जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो ऑक्सीजन की मदद से, वो ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीजन की हेल्प से वो ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। क्लियर है? चलो जी। अच्छा, याद रखना द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ग्लूकोज मान लेते हैं। तो जैसे ये ग्लूकोज है तो सबसे पहला स्टेप में क्या होगा? जो ग्लूकोज जो है, देखो यहाँ पर ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज देखो C6H12O6, तो C6 कितने कार्बन है इसमें? 6 कार्बन है। C6 6 कार्बन है, तो ग्लूकोज क्या होते हैं? 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल होते हैं। तो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, तो 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है किसमें? 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में। फिर से बोल रहा हूँ, 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, वो कन्वर्ट होता है 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में, और उस 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स को हम लोग पायरूवेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पायरूवेट, पायरूवेट कहते हैं। आगे समझ में? और जैसे 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाले को क्या कहते हैं हम लोग? ग्लूकोज कहते हैं। उसी तरीके से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाले चीज को क्या कहते हैं? पायरूवेट कहते हैं, या फिर पायरुविक एसिड कहते हैं, ठीक है। या तो पायरूवेट कहेंगे तो पायरुविक एसिड कहेंगे। ये क्लियर है ना? ग्लूकोज 6 कार्बन वाला और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाले को पायरूवेट कहते हैं। आ रहे समझ में? ठीक है। तो जल्दी से इसको सबसे पहले नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी से इसको, वीडियो पॉज करके नोट करो। तो हमने अभी क्या देखा? जो भी देखा फिर से देखेंगे, समझे? यहाँ पर ये हमारा सेल है। क्या है? सेल। अच्छे से लिखा, लिखता हूँ। ये सेल है हमारा। सेल के बीच में क्या होता है भाई? न्यूक्लियस होते हैं, है ना। ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और क्या होते हैं? पढ़ोगे सेल के बारे में। और क्या होता है? यहाँ पर ऐसे जेल टाइप का होता है स्ट्रक्चर, है ना, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कहते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या होता है? अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। क्लियर है? तो सेल के अंदर में बहुत सारी चीजें होती है और यहीं पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। देखो क्या होगा समझना, ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, इसी साइटोप्लाज्म में बेटा जो ग्लूकोज जो है वही ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसमें? पायरूवेट में। किसमें कन्वर्ट होता है? पायरूवेट में। बट इसके साथ साथ कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है, कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है ना। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, तो C6 मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और ये पायरूवेट क्या होता है? ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स होता है। क्लियर है? ठीक है। तो जो ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट में,
ठीक है। तो जब कन्वर्ट होता है तो क्या निकालेगा, कुछ अमाउंट में एनर्जी निकालेगा। क्लियर है। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स में, मतलब पायरूवेट में, तो ये कहाँ पर होते हैं, सेल में होते हैं। और सेल के कौन से पार्ट में होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म वाले हिस्से में होते हैं। कहाँ पर होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट एंड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म वाले जगह पे। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब बात करते हैं जो रेस्पिरेशन है वो कितने टाइप के होते हैं, है ना। तो रेस्पिरेशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। सबको जैसे सबको मालूम है, पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2, पहला एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक दैट मीन्स एयर, मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर। जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस हो रहे हैं ना वो एयर के प्रेजेंस में हो रहे हैं। रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हो रहा है वो एयर के प्रेजेंस में हो रहे हैं। और रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, एयर के साथ, है ना, न्यूट्रिएंट्स को कन्वर्ट करना है एनर्जी में। हमको क्या चाहिए फाइनली, हमको एनर्जी चाहिए। हमको अगर वर्क करना है एनर्जी चाहिए। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंस हो, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमको जो एनर्जी मिलेगी वो एकदम लार्ज अमाउंट में हमको एनर्जी मिलने वाली है। जो एनर्जी मिलने वाली है वो एकदम लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलेगी। ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलता है हमको। दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या दिख रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का कोई काम ही नहीं है, एब्सेंस हो जाता है भाई, है ना, बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन हो। ठीक है। तो भाई जब ऑक्सीजन नहीं है तो एनर्जी कैसी होगी, ज़्यादा मिलेगी क्या, नहीं, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हमको ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और हमको जो एनर्जी मिलेगी वो एकदम थोड़ी सी मिलेगी। ठीक है। चलो तो हमने अभी थोड़ा समराइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा ग्लूकोज है, जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स होता है, वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट और कुछ एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। और ये कहाँ होता है, इन साइटोप्लाज्म, अभी हमने देखा। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है। और पायरूवेट क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है। ठीक है। अब ग्लूकोज से पायरूवेट में कन्वर्ट हो गया और पायरूवेट के बाद एक तीसरा स्टेप आता है जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना। इसके बाद ये आया, इसके बाद आएगा ये। तो ये 3 टाइप में लिखा हूँ मैं, 3 लिखा हूँ मैं। देखो, एक ये लिखा हूँ, एक ये लिखा हूँ, एक ये लिखा हूँ। 3 तरीके से इसके बाद का प्रोसेस हो सकता है। ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस 3 तरीके से हो सकता है। तो पायरूवेट मिलने के बाद हो सकता है कि हमारे पास ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो तो ये वाला प्रोसेस होगा, और हो सकता है ऑक्सीजन का एब्सेंस हो। तो अगर ऑक्सीजन नहीं है, क्रॉस लगाया ना, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये वाला प्रोसेस होगा। ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो इसके बाद पायरूवेट बनेगा, पायरूवेट के बाद ये वाला प्रोसेस आएगा। और ऑक्सीजन एब्सेंस है तो ऑक्सीजन एब्सेंस है तो फिर से 2 कंडीशन बनता है, या तो ये वाला कंडीशन आएगा या तो ये वाला कंडीशन आएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज से कन्वर्ट हुआ पायरूवेट में, और पायरूवेट से अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है दैट मीन्स ये एरोबिक प्रोसेस होगा। ऑक्सीजन प्रेजेंस है मतलब ये एरोबिक प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो याद रखना हमको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी क्या मिलेगा, पायरूवेट के बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है। फिर से बोलो, पायरूवेट के बाद ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस है तो क्या कन्वर्ट होगा, पायरूवेट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर से बोलूं, अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो पायरूवेट के बाद क्या मिलेगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगा। ठीक है। और कैसा एनर्जी मिलेगा, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलेगा। वो भी कितना एटीपी, 38 एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। तो ग्लूकोज के बाद पायरूवेट, पायरूवेट के बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, वो भी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, 38 एटीपी। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ग्लूकोज से पायरूवेट कहाँ पर कन्वर्ट हुआ, साइटोप्लाज्म में। और पायरूवेट से कन्वर्जन हुआ कहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी कहाँ पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पर होगा,
माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनल्स होते हैं ना, सेल के अंदर का एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो पायरूवेट गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये जो 6 और 6 लिखा हूं ना, ये कुछ नहीं है, बस बैलेंस करने के लिए, ठीक है, डरना नहीं इस चीज को, बैलेंस करने के लिए। तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो क्या होगा, 6 का कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, वो भी एटीपी के फॉर्म में। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन प्रेजेंस है, इसका मतलब ये एरोबिक रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है। ये कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है, क्लियर है, एरोबिक रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है जिसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाँ भाई ऑक्सीजन प्रेजेंस है। दूसरा चीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी निकाल रहे वो भी 38 एटीपी के फॉर्म में, बहुत सारा एनर्जी होता है 38 एटीपी, ठीक है। अब दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वहां पर एब्सेंस है, तो वहां पर जो है ना एब्सेंस है, तो वहां पर जो हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है या जो फूड है उसका जो ब्रेक डाउन होता है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा हमारे फूड का, लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है तो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होगा। समझ में आ रहा है ना, कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होगा, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो कंप्लीट ब्रेक डाउन, और ऑक्सीजन एब्सेंस है तो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होगा किसका, हमारा फूड का। तो भाई अगर ऑक्सीजन की कमी है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी है, या फिर ऑक्सीजन है ही नहीं, एब्सेंस है, तो फिर दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। देखो एथेनॉल में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और कुछ अमाउंट में एनर्जी आएगा, वो भी कितना, 2 एटीपी। फिर से बोल रहा हूँ, एथेनॉल में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। एथेनॉल पता होगा, एथेनॉल क्या होता है। एथेनॉल जो होता है ना, वो 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स होते हैं। काम करें, ये एथेनॉल जो है ये 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स है, पायरुवेट 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स है, उसी तरीके से एथेनॉल जो है वो 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अगर पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है एथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी में, फिर से बोल रहा हूँ, पायरुवेट कन्वर्ट होता है एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी में, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसी को ही कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्लियर है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्लियर है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूं, ग्लूकोज से कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, अब पायरुवेट से कन्वर्ट होगा, अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है तो पायरुवेट से कन्वर्ट होगा किसमें, एथेनॉल में, किसमें, एथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी में। तो अगर पायरुवेट इसमें कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरी बात, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, एब्सेंस है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है डेट मीन्स ये क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला है। ये क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा जी, अगर पायरुवेट से एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है तो ये होगा हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा, अगर ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और अगर वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में और एनर्जी में, फिर से बोलो, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, अगर पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में और 2 एटीपी एनर्जी, मतलब छोटा एकदम एनर्जी, कैसे, एकदम स्मॉल अमाउंट में एनर्जी मिलता है हमको। तो अगर पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है हमारा लैक्टिक एसिड में और कुछ अमाउंट में एनर्जी में, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लैक्टिक फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, लैक्टिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक फर्मेंटेशन। क्लियर है बच्चों, ये होता है हमारा लैक्टिक फर्मेंटेशन। अच्छा, छुप गया कैमरे में, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, कैमरे में नहीं दिख रहा है, ये होगा हमारा लैक्टिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक फर्मेंटेशन, ठीक है। तो पहला वाला पायरुवेट गेट कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल, इसको इसलिए हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और अगर पायरुवेट अगर कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में तो इसे हम क्या कहेंगे, लैक्टिक फर्मेंटेशन। तो ये दोनों प्रोसेस जो है ना, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ठीक है।
और ये दोनों एब्सेंस ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, इसीलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन भी है ये। क्लियर है, जिसमें फूड जो है वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, और अगर प्रेजेंस है, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस है तो उसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो देखो अगर ये जो हो रहा है ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर मैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करूं तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन करता है भाई, यीस्ट करता है। कौन करता है, यीस्ट करता है। और क्या करने के लिए, बियर, वाइन, चीज, ये सब बनाने के लिए होता है। ठीक है, क्या होता है, बियर, वाइन, चीज, ये सब बनाने के लिए एल्कोहलिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर से बोल रहा हूं, अगर पायरुवेट नहीं बोलना है तो आप कुछ दूसरा चीज इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिर से बोल रहा हूं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन समझो क्या होता है अच्छे से ना। जो ग्लूकोज होता है वो किस में मिलता है भाई, शुगर में मिलता है हमको ग्लूकोज। ठीक है, तो देखो क्या होता है, शुगर जो है, शुगर का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, ये दोनों कंडीशन किसके लिए है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन का। तो शुगर जो है वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, तब जाके हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा। फिर से बोल रहा हूं, शुगर का या ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, तो उसी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसमें हमको क्या मिलता है, एथेनॉल मिलता है। क्लियर है, और उसी तरीके से शुगर का या ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण और हमको क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिलेगा। तो शुगर जो है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है शुगर का, तो ऐसे प्रोसेस को लैक्टिक फर्मेंटेशन कहते हैं, क्योंकि हमको लैक्टिक एसिड मिलता है। ठीक है, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ होगा, यीस्ट में होगा। दूसरी बात, लैक्टिक फर्मेंटेशन कहाँ होता है भाई, योगार्ट, योगार्ट समझते हो, दही। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो दूध को कन्वर्ट करते हैं, किसमें, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, तभी तो दही बनता है, क्या योगर्ट बनता है। ठीक है, तो योगर्ट मतलब दही बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, किसका, लैक्टिक फर्मेंटेशन प्रोसेस का। और इसमें तो आप जानते हो बियर वगैरह, ठीक है, इसमें दही बनाने के लिए यूज करते हैं लैक्टिक फर्मेंटेशन का। ठीक है, तो ये जो लैक्टिक फर्मेंटेशन प्रोसेस है ये हमारे मसल सेल में भी होता है। ये मसल सेल होता है ना, हमारे जितने भी मसल्स हैं वहां पर भी होता है। वो क्यों होता है भाई मसल सेल में? देखो समझना क्या होता है, हमारे बॉडी में जब हम एक्सरसाइज करते हैं या कोई वर्क करते हैं तो हमारे बॉडी में जितने भी ग्लूकोज होते हैं, हम खाते हैं ना, तो हमारी बॉडी में हर तरफ ग्लूकोज है, फैला हुआ है, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज होता है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, है ना। ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, कहाँ पर भाई, हमारे मसल्स के सेल में। ठीक है, तभी तो हमारे पास एनर्जी आती है, तो काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड मतलब लैक्टिक फर्मेंटेशन जो है वो हमारे मसल सेल में भी होता है। कहाँ होता है, हमारे मसल सेल में होता है, तो हमारे मसल सेल में प्रेजेंट होता है। तो सोचो समझो कि हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज है वो मसल सेल में लैक्टिक फर्मेंटेशन के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, तो हमारे बॉडी, हमारा जो मसल्स है वो फैटिक महसूस करेगा। फैटिक मतलब थकान महसूस करेगा। ठीक है, तो देखो ना जितने भी जिम वाले हैं, मस्त जिम करके आने के बाद उन लोगों का हाथ एकदम ऐसे ढीला हो जाएगा, मतलब डैमेज हो जाएगा, जाम हो जाएगा, फैटिक हो जाएगा, है ना। तो एक तो जिम में इतना डंबल उठाते रहते हैं और घर में भाई एक बाल्टी पानी ला दे, एक गिलास पानी दे रहे भाई, उसके लिए उन लोगों का हाथ नहीं उठता, क्योंकि उन लोगों का हाथ जो है फैटिक, थक जाता है उसका हाथ। क्यों भाई, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो चुका है, या शुगर जो है कन्वर्ट हो चुका है लैक्टिक एसिड में, तो इसलिए हमारे मसल सेल में भी होता है, याद रखना। ठीक है, और ये जो दोनों प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है। क्लियर है? जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करो। इसे एक बार हम लोग दोस्तों समराइज करते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, देखो यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन फिर से देखते हैं, अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, बहुत सारा एनर्जी निकालता है। और दूसरी बात ये क्या है, अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, ये ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, और ये रिलेटिवली अगर कंपेयर करें इससे तो इससे कम निकलता है। ठीक है,
रिलेटिवली इस पे कम एनर्जी निकलता है। दूसरा, ईच ग्लूकोज, इसमें जो एक ग्लूकोज है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूसेस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। एक ग्लूकोज 38 एटीपी निकालता है। मैं बताया ना 38 एटीपी क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म होता है। तो देखो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी 38 एटीपी, वही यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी और ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ठीक है, ईच ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। क्लियर है, यहाँ पर 38 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एटीपी का, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एटीपी का। क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, बिगिंस इन द साइटोप्लाज्म एंड कंटिन्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने बताया था कि ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, वो कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है। क्लियर है, साइटोप्लाज्म में बनता है। और क्या बताया था मैंने, फिर वो कन्वर्ट होता है किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और क्या होता है, एटीपी बनता है, एनर्जी बनता है। तो वो किस में बनता था, एरोबिक रेस्पिरेशन में, वो होता था माइटोकॉन्ड्रिया में होता था। ठीक है, तो ये जो है साइटोप्लाज्म से चालू होता है और माइटोकॉन्ड्रिया तक पूरा आगे कंटिन्यू प्रोसेस होते रहता है। इसमें देखते हैं अकर्स ओनली इन द साइटोप्लाज्म, ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है और ये साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच जाता है। चौथा, एग्जांपल्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत सारे जितने भी प्लांट, मैक्सिमम ना, मोस्ट मैक्सिमम जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं ना, सभी में एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। जैसे हमारा बॉडी भाई, हमारा बॉडी क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। और इसका एग्जांपल एनारोबिक का क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, यीस्ट होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ये जो है एग्जाम में काम आता है वाला डिफरेंसेस। फाइनली बार बार एक वर्ड आ रहा है, एटीपी एटीपी एटीपी। व्हाट द हेल इज एटीपी? एटीपी क्या होता है भाई? एटीपी का फुल फॉर्म जो होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एटीपी, एडिनोसिन या एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है हमारा एटीपी का फुल फॉर्म। क्लियर है? अच्छा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक और नाम है, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसको हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको हम लोग एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल की एक एनर्जी करेंसी। ठीक है, क्योंकि भाई सेल के अंदर में जो कुछ भी लेन देन होता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। ठीक है, किसके फॉर्म में होता है? एटीपी के फॉर्म में होता है। और खासकर फॉर्म ऑफ एनर्जी इन माइटोकॉन्ड्रिया, खासकर ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही ज़्यादा होता है। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी का यूज़ ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो ये एटीपी कुछ नहीं है, एक एनर्जी ही होता है। ठीक है, जिसमें जैसे हमको कुछ एक्सचेंज करना है, जैसे कुछ सामान खरीदना है तो हम करेंसी मतलब रुपीज़ देते हैं, पैसे देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो हमको सामान देता है। उसी तरीके से हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। बस नाम चेंज हो गया, एटीपी। जैसे इंडिया में रुपी चलता है और अमेरिका में डॉलर चलते हैं, नाम बस चेंज हो गया है, तो करेंसी, पैसा, वही सेम चीज़ है। तो इसीलिए एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी है वो क्या होता है? ट्रांसफर होता है। इसीलिए एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं किसको? एटीपी को। और एटीपी क्या होता है? लगभग 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी है ना भाई। एक मोल में 30.5 किलो जूल ये एनर्जी है। एक एटीपी में लगभग, सिमिलर का साइन है, लगभग इतना एनर्जी उसमें होता है। क्लियर है? तो ये था एटीपी के बारे में, जो हमको बार बार एटीपी 38 एटीपी मिलता है भाई एरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी। तो एटीपी कुछ नहीं है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये एक एनर्जी का ही फॉर्म है, एक नाम है। ठीक है, खासकर माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और एनर्जी है ना, तो एक एटीपी कितना होता है? 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते, डी एंड करते हैं। तब तक अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो।